So good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. आज आईसीआई माता अगर देख रही होगी तो आईसीआई माता विल हेड मी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल नॉट फॉलोइंग प्रोफेशनल स्कैप्टिसिज्म, कि मैंने प्रोफेशनल स्कैप्टिसिज्म फॉलो नहीं किया। उन्होंने मेन टाइम में शेड्यूल चेंज किया एडनोवेट ने, तो पहले मुलुंद कर दिया फिर घाटकोपर कर दिया, बट मैंने वो चीज शेड्यूल में नहीं देखी एंड आई वाज लाइक कि मैं घाटकोपर निकला हुआ हूँ। वो तो रास्ते में लकीली मैम से बात हुआ एंड शी इज लाइक सर आज तो आपका पहले मुलुंद में है, एंड फिर मैंने दोबारा से चेंज करके आई केम टू मुलुंद। वरना मैं घाट के ऊपर पहुंच चुका होता हूँ। तो इसलिए मैंने आपको बोला ना कि अब यहाँ पे मैंने कौन से क्वालिटी को वायलेट किया है, प्रोफेशनल स्कैप्टिसिज्म, है ना। तो यहाँ पे मैंने प्रोफेशनल स्कैप्टिसिज्म के क्वालिटी को वायलेट किया है। तो अगेन अब देखना जो अपना अगला टॉपिक है, अपन बेसिक कॉन्सेप्ट में जा रहे थे। तो अभी ना हम सब सीए तो बन ही चुके हैं, यू नो वेरी वेल, यू ऑल हैव बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यू ऑल हैव बिकम ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। अब हम सब सीए तो बन ही चुके हैं, तो आज हम 5 कस्में खाने वाले हैं। अभी हम 5 कस्में खाने वाले हैं, आईसीआई हमसे 5 कस्में खिलवा रहा है कि देखो तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हो तो इसी खुशी में क्या खानी है, 5 कस्में खानी है। तो जीवन भर क्या करना है, तुमको फॉलो करना है, ठीक है। तो 5 कस्में खाएंगे हम, जिन कस्मों को बोलते हैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स। तो अगर हम बात करें एथिकल रिक्वायरमेंट्स, तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स की 5 कस्में हैं, जिसको याद करेंगे हम OIPCC। OIPCC एथिकल रिक्वायरमेंट्स की 5 कस्में जिसको हम याद करेंगे OIPCC। क्या? OIPCC। व्हाट इज OIPCC? O फॉर ऑब्जेक्टिविटी, O फॉर ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। I फॉर इंटेग्रिटी, I फॉर इंटेग्रिटी। देन P फॉर क्या होगा? प्रोफेशनल बिहेवियर। क्या होगा? प्रोफेशनल बिहेवियर। देन C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। एंड C फॉर कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, C फॉर कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। तो 5 कस्में हम खाने वाले हैं, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, दैट इज OIPCC। तो O फॉर ऑब्जेक्टिविटी, मतलब पहली कसम हम खाते हैं ऑब्जेक्टिविटी का। हम पहली कसम खाते हैं ऑब्जेक्टिविटी, मतलब हम बायस्ड नहीं होंगे, हम बायस्ड नहीं होंगे, हम पक्षपात नहीं करेंगे, हम बायस्ड नहीं होंगे, हम पक्षपात नहीं करेंगे, हम इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे, हम इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे, और हम किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस में आकर काम नहीं करेंगे। तो पहली कसम क्या खा रहे हैं हम? बोलो, साथ साथ बोलो, कसम खानी है भाई। हाँ, हम पहली कसम खाते हैं, पूरा बोलो। हम पहली कसम खाते हैं कि हाँ, ऑब्जेक्टिविटी, कि हम कभी पक्षपात नहीं करेंगे, बायस्ड नहीं होंगे, और किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस में काम नहीं करेंगे। दूसरी कसम खाते हैं हम इंटीग्रिटी का। तो बोलो साथ में, दूसरी कसम खाते हैं हम इंटीग्रिटी का, मतलब हम ईमानदार रहेंगे। क्या रहेंगे? ईमानदार रहेंगे। हम किसी गलत रिपोर्ट से एसोसिएट नहीं होंगे, हम किसी गलत रिपोर्ट से एसोसिएट नहीं होंगे। भली क्लाइंट मुझे ये क्यों ना बोल दे कि दुबई में तुम्हें बंगलो दिला देता हूं, बस ऑडिटर साहब ये रिपोर्ट साइन कर दो, फिर भी गलत रिपोर्ट को हम साइन नहीं करेंगे। तो हम कभी भी किसी गलत रिपोर्ट को साइन नहीं करेंगे, है ना। तो दूसरी कसम क्या है? इंटेग्रिटी की कसम। तीसरी कसम प्रोफेशनल बिहेवियर। तीसरी कसम कौन सी है? प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है, प्रोफेशनल बिहेवियर। अब अगर हम बात करें प्रोफेशनल बिहेवियर की, तो प्रोफेशनल बिहेवियर हम कसम खाते हैं, हम प्रोफेशनल बिहेवियर एक्सरसाइज करेंगे। क्या करेंगे? प्रोफेशनल बिहेवियर एक्सरसाइज करेंगे। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब है हम लॉ रेगुलेशन का पालन करेंगे। प्रोफेशनल बिहेवियर का क्या मतलब है? हम लॉ रेगुलेशन का पालन करेंगे। क्या करेंगे?
लॉ रेगुलेशन का पालन करेंगे और कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि हमारी मां की बदनामी हो, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि हमारी मां की बदनामी हो। तो हम तीसरी कसम खाते हैं, हम तीसरी कसम खाते हैं कि हम प्रोफेशनल बिहेवियर फॉलो करेंगे, हम लॉ रेगुलेशन फॉलो करेंगे और कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे हमारी मां यानी आईसीआई की बदनामी हो। ठीक है ना? तो अबाइड बाय लॉ रेगुलेशन एंड डोंट ब्रिंग डिसरेप्यूट टू आईसीआई, डोंट डू एनी एक्ट विच ब्रिंग्स डिसरेप्यूट टू द आईसीएआई। अब मान लीजिए लेटस से, अब मान लीजिए लेटस से, क्या नाम है आपका? कृष्णा। अब मान लीजिए कृष्णा ने क्या किया, कृष्णा ने क्या किया, नाम भले ही कृष्णा है, नाम भले ही कृष्णा है, बट इसने जो काम किया है वो उसके ऑपोजिट किया है। कृष्णा अब कृष्णा ने क्या किया, कृष्णा ने अपने भाई की प्रॉपर्टी फोर्सफुली जब्त कर ली, कृष्णा ने क्या किया, अपने भाई की प्रॉपर्टी फोर्सफुली जब्त कर ली। ठीक है? तो अब एक चीज बताना, चलो ठीक है, पर्सनल लाइफ में इसने जो भी कुछ गलत किया हो, आईसीआई की नजरों में इसने कुछ गलत किया कि नहीं किया? आईसीआई की नजरों में भी इसने कुछ गलत किया, क्योंकि आईसीआई क्या कह रहा है पता है? बोले जब मार्केट में न्यूज आएगी, जब मार्केट में न्यूज आएगी कि भाई इस तरीके से इसने क्या क्या किया, वो अपने भाई की प्रॉपर्टी जब्त कर ली, तो कृष्णा को कौन जानता है? जानता, लोग जानते किसे हैं? आईसीआई की डिग्री को, जो डिग्री से मिली है। तो बदनामी किसकी होगी? आईसीआई की होगी। तो अपने प्रोफेशनल या पर्सनल डीलिंग में कुछ भी ऐसा ना करें जिससे किसकी बदनामी हो? आईसीआई की बदनामी हो। और लॉ रेगुलेशन को क्या करें? फॉलो करें, प्रोफेशनल बिहेवियर। चौथी कसम कॉन्फिडेंशियलिटी, चौथी कसम कॉन्फिडेंशियलिटी। हम चौथी कसम खाते हैं, हम चौथी कसम खाते हैं कि हम कुछ भी क्लाइंट का चुगली चमाटा नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? कुछ भी क्लाइंट की चुगली नहीं करेंगे। यस, क्लाइंट का चुगली चमाटा कहीं भी नहीं करेंगे। मीन्स ऑडिट करते वक्त वट एवर सीक्रेट इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो दैट विल बी एक्वायरिंग, तो जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हम एक्वायर करेंगे हम उसे कहीं भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हम उसे कहीं भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि क्लाइंट ने हम पे क्या किया है? भरोसा। क्लाइंट ने क्या किया है हम पे? भरोसा। तो ये जो रिश्ता है मेरे और क्लाइंट के बीच, ये किस चीज का रिश्ता है? भरोसे का रिश्ता है, ट्रस्ट का रिलेशन है। और क्लाइंट ने मुझ पे क्या किया है? भरोसा किया है। तो जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मैंने एक्वायर किया है ऑडिट करते वक्त, वो मैं किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ना किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ना जानबूझकर करूंगा, ना अनजाने में करूंगा, ना जानबूझकर करूंगा, ना अनजाने में करूंगा, मतलब ना एडवर्डेंटली करूंगा, ना इनएडवर्डेंटली करूंगा, ना एडवर्डेंटली करूंगा, ना इनएडवर्डेंटली करूंगा। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई मैं तो होश में था नहीं, पार्टी वगैरह चल रही थी, दो टकीला शॉट्स मार लिए और उसके बाद तो अपन होश में नहीं थे, तो अपन ने जोश जोश में फ्लो में क्लाइंट के बारे में बहुत कुछ बोल दिया। तो दैट शुड ऑल्सो नॉट बी देयर। कोई प्राइवेट पार्टी चल रही है, घर में गॉसिपिंग चल रही है, घर में पूरा परिवार बैठा है, हर कोई अपनी अपनी कहानियां सुना रहे हैं, अपनी अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहे हैं, और मैंने भी वहां अपनी तारीफ करते करते क्या किया? बहुत कुछ क्लाइंट के बारे में बता दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एडवर्डेंटली इनएडवर्डेंटली यू शुड बी प्रोफेशनल इनफ कि भैया मुझे क्या नहीं करनी है? क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी को डिस्क्लोज नहीं करना है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या हो गया? डोंट शेयर द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट acquired in course of audit, advertently or inadvertently। ठीक है? तो डोंट शेयर द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट acquired in the course of audit, advertently और inadvertently। लेकिन इस कसम के ना दो एक्सेप्शंस हैं, इस कसम के ना दो एक्सेप्शंस हैं। एक चीज बताना, कॉन्फिडेंशियलिटी की कसम मुझसे किसने खिलवाई है? मम्मी ने खिलवाई है, मेरी माता जी ने खिलवाई है ना? मम्मी ने खिलवाई है। तो अब मम्मी की कसम को कौन करवा सकते हैं? पापा। तो पापा यानी कौन हो गया यहाँ पे? लॉ। पापा यानी कौन हो गया यहाँ पे? लॉ।
तो अगर कहीं लॉ बोल रहा है, अगर कहीं लॉ बोल रहा है कि ऑडिटर साहब बताइए क्लाइंट के बारे में जरा कुछ बताइए, तो बताओगे कि नहीं बताओगे? बताओगे। तब कॉन्फिडेंशियलिटी की कस्मों का हवाला नहीं दोगे। तो अगर कहीं लॉ बोल रहा है तो बताओगे, ठीक है ना? तो मान लो कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कंपनी का, इन्वेस्टिगेट जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है वो आया है और वो तुमसे क्लाइंट का कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तब तुम कॉन्फिडेंशियलिटी का हवाला नहीं दे सकते कि नहीं भैया मैंने तो अपनी मम्मी से कसम खाई थी मैं कभी कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में शेयर नहीं करूंगा। बिकॉज वहां किसका रिक्वायरमेंट आ गया? लॉ का रिक्वायरमेंट आ गया। तो इसका पहला एक्सेप्शन है रिक्वायर्ड बाय लॉ, और दूसरा एक्सेप्शन है ऑथराइज बाय क्लाइंट। क्लाइंट ने ऑथराइज कर दिया, तो क्लाइंट ने ऑथराइज कर दिया, क्लाइंट ने ही कंसेंट दे दिया, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है? तो कॉन्फिडेंशियलिटी चौथी कसम। और पांचवी कसम कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। पांचवी कसम कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। कॉम्पिटेंस मतलब क्या हो गया? मैं काबिल बनूंगा। तुम क्या बोल रहे हो? मां मैं काबिल बनूंगा। मां मैं कसम खाता हूं मैं काबिल बनूंगा। मतलब आई विल एक्वायर ऑल द नॉलेज, आई विल बी कॉम्पिटेंट, आई विल एक्वायर ऑल द नॉलेज। मुझे हर चीज का नॉलेज रहेगा, ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंस, कि यू शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ। अब सोच के देखो, मान लो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में एक स्टैंडर्ड है जो रिक्वायरमेंट ले डाउन करता है कि तुमको क्या करना होता है, इन्वेंट्री के एग्जिस्टेंस का पता लगाने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करना होता है क्लाइंट का। तो एक स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है जो ये बात करता है कि एज ए ऑडिटर तुमको क्या करना है, इन्वेंट्री के एग्जिस्टेंस का पता लगाने के लिए क्लाइंट का फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करना है। कल को ऐसा हो सकता है क्या तुम सीए बन गए, तुम फिजिकल वेरिफिकेशन में गए नहीं और तुमने बोला अरे वो ना मैंने एग्जाम में ना वो स्टैंडर्ड छोड़ दिया था, मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, तो दैट इज वाई मुझे उस स्टैंडर्ड का नॉलेज नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो यू शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ, you should have all the knowledge of the standards, you should have knowledge of the accounting standards, you should be competent enough। आज तो तुम बोल देते हो भैया मेरे को ये चैप्टर नहीं पता था, मैं एग्जाम में लिख के नहीं आया फिर भी पास हो गया, बट सीए बन जाओगे तो एक्सक्यूज नहीं चलेगा। दे विल एज्यूम कि तुमने जो भी पढ़ा है आज तक तुमको आता है। You are competent enough, you have knowledge of the financial reporting framework, you have knowledge of the standards of auditing, you have knowledge of the accounting standards, they are going to assume that। तो competence। एंड अगली चीज है ड्यू केयर। ड्यू केयर मतलब क्या हो गया? सावधान रहना है, मतलब काइंड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ओनली, कि मेरे को क्या करना है, ड्यू केयर एक्सरसाइज करना है, थोड़ा ध्यान देना है। नजरें हटी दुर्घटना घटी। जैसे मैंने अभी अभी क्या किया, ड्यू केयर एक्सरसाइज नहीं किया। अभी अभी मैंने क्या किया, सुबह सुबह मैम का वो शेड्यूल आया और मैंने ड्यू केयर एक्सरसाइज नहीं किया। पहले मुलुन लिखा हुआ था बट मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने बोला अच्छा 2 दिन से घाट के ऊपर चल रहा है वही होगा शायद, तो मतलब मैंने क्या नहीं किया, ड्यू केयर एक्सरसाइज नहीं किया वहां पे। तो क्या करना है, कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। तो ये 5 कस्में हैं जो हमें खानी है, ठीक है ना? ये 5 कस्में हैं जो आज हमें खानी है, और लाइफ टाइम ये 5 कस्में हमें नहीं तोड़नी है। देखो भाई शादी वाली 7 कस्में फिर भी तोड़ सकते हो, लेकिन ये जो 5 कस्में ये कभी नहीं तोड़नी है, बिकॉज ये रिश्ता ना एक्चुअल में जीवन भर साथ निभाने वाला है। एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स लिख लेना, 5 एथिकल रिक्वायरमेंट्स ओ आईपीसीसी। इस अटेम्प्ट में ही क्वेश्चन आया था कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर सीए इंटर के एग्जाम में, उसके पिछले अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर सीए फाइनल एग्जाम में। एथिकल रिक्वायरमेंट्स ओ आईपीसीसी, ओ आईपीसीसी। ओ फॉर क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। आई से क्या है? इंटेग्रिटी। पी से क्या है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में लिखा हुआ है अबाइड बाय लॉ रेगुलेशन। प्रोफेशनल बिहेवियर में, प्रोफेशनल बिहेवियर में 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, एक अबाइड बाय लॉ रेगुलेशन एंड दूसरा डोंट ब्रिंग डिसरेप्यूट टू आईसीएआई। डोंट ब्रिंग डिसरेप्यूट टू आईसीएआई। कुछ भी करने का मम्मी को बदनाम नहीं करने का।
तो चौथी कसम है कॉन्फिडेंशियलिटी, चौथी कसम है कॉन्फिडेंशियलिटी। प्रोफेशनल बिहेवियर तक सबने लिख लिया है एवरीवन? तो अगली कसम है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या लिखा हुआ है? डोंट शेयर द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट acquired in the course of audit. Don't share the confidential information of the client acquired in the course of audit advertently or inadvertently. Don't share the confidential information of the client acquired in the course of audit advertently or inadvertently. Advertently or inadvertently. ठीक है ना? अब लिखने को तो ये भी लिख सकते हो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, बट वो लैंग्वेज थोड़ा बहुत मैच करना होता है अपने को। तो एडवर्डेंटली और इनएडवर्डेंटली। बुक्स मिल गया क्या आपको? नहीं मिला है? ठीक है। और इसके दो एक्सेप्शन दिए हुए हैं। कौन से दो एक्सेप्शन हैं? एक्सेप्शन नंबर 1 रिक्वायर्ड बाय लॉ, और एक्सेप्शन नंबर 2 क्या है? ऑथराइज बाय क्लाइंट। और पांचवी कसम क्या है? कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। वेरी गुड, कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। कल वॉइस क्लिप्स का लिंक मिल गया था सबको? तो एक छठी कसम और खा लेना। हाँ, छठी कसम और खा लेना, डेली अब से हम वॉइस क्लिप सुनेंगे। ठीक है। अब देखना, एकदम लॉजिकल सी चीज है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट। अगर हम स्कोप ऑफ ऑडिट की बात करें तो स्कोप का मतलब क्या हो गया? स्कोप का मतलब क्या हो गया? अपना काम करने का दायरा, अपना अपना काम करने का दायरा। द बाउंड्रीज विद इन विच आई हैव टू वर्क, है ना? तो स्कोप का मतलब हो गया द बाउंड्रीज विद इन विच आई हैव टू वर्क, मेरा काम करने का दायरा। कि भाई मुझे मेरे स्कोप के बाहर नहीं जाना है। मतलब बोल सकते हो मुझे मेरे औकात के बाहर नहीं जाना है। स्कोप क्या डिफाइन करता है? मेरी औकात डिफाइन करता है कि बेटा तू ये कर सकता है, तू ये कर सकता है, तू ये नहीं कर सकता है। तो स्कोप का मतलब क्या हो गया? कि दैट बेसिकली कन्फाइंस द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर, कि तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या नहीं कर सकते हो। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताना। मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताना कि ऑडिटर के स्कोप में क्या आना चाहिए और ऑडिटर के स्कोप में क्या नहीं आना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जामिन करना ऑडिटर के स्कोप में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन करना ऑडिटर के स्कोप में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। जो भी अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स वगैरह होता है ना, जो भी अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, लेजर्स वगैरह होते हैं, तो जो भी अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसको मैच करके, कंपैरिजन करके देखना कि सही है गलत है, ऑडिटर के स्कोप में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। सही बात है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करना ऑडिटर के स्कोप में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। ऑब्वियस सा चीज है सर, आपने हमें टीओसी पर है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पर है, तो भाई सिंपल सी चीज है कि इंटरनल कंट्रोल को चेक करना भी स्कोप में तो आना चाहिए। डिस्क्लोजर्स इंश्योर करना, डिस्क्लोजर्स इंश्योर करना कि जो भी डिस्क्लोजर्स होने चाहिए वो सारे डिस्क्लोजर्स प्रॉपर प्रॉपर हैं कि नहीं है, ये भी स्कोप में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। ओके। डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करना, डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करना कि ये जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल है कि नहीं, ये जो डॉक्यूमेंट है ये जेन्युइन है कि नहीं। किसने बोला आना चाहिए और किसने बोला अरे ये कैसे आएगा? तो दोबारा से मैं पूछ रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करना, डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करना कि जो डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट ने प्रोवाइड किया है ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं है। या फिर मान लो जो भी तुम वाउचर्स में सिग्नेचर्स वगैरह चेक कर रहे हो, तो ये चीज एग्जामिन करना कि वो जो सिग्नेचर्स वगैरह है उसी बंदे का है कि नहीं, उसी बंदे ने साइन किया है कि नहीं। भैया एक चीज दिमाग में बैठा लो आज, एक चीज दिमाग में बैठा लो आज, तुम ऑडिटर हो, तुम इन्वेस्टिगेटर नहीं हो।
क्या बैठा दो अपने दिमाग में कि मैं ऑडिटर हूं, मैं इन्वेस्टिगेटर नहीं हूं। मैं भोला भाला ऑडिटर हूं, जो इंफॉर्मेशन क्लाइंट्स मुझे देता है मैं उस इंफॉर्मेशन पे रिलाई कर लेता हूं। मैं भोला भाला ऑडिटर हूं, जो इंफॉर्मेशन क्लाइंट मुझे देता है मैं उस इंफॉर्मेशन पे रिलाई कर लेता हूं। लेकिन पार्टिकुलरली डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना, डॉक्यूमेंट जेन्युइन है नहीं है, भैया ये मेरा काम नहीं है, ये किसी इन्वेस्टिगेटर का काम है, ये किसी पुलिस ऑफिसर का काम है। पार्टिकुलरली मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो क्लाइंट मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मैं उस पर रिलाई कर रहा हूं। तो अलग से उसको ऑथेंटिकेट करना, उसकी जांच करना, कोई मैं क्या करूंगा ज्यादा से ज्यादा, मैं देखूंगा वाउचर में सिग्नेचर है कि नहीं। मेरे पास सिग्नेचर का रिकॉर्ड रहेगा, मैं देख भी लूंगा कि सिग्नेचर सेम लग रहा है कि नहीं। मैं देख लूंगा सिग्नेचर सेम लग रहा है कि नहीं, उसी बंदे का सिग्नेचर है कि नहीं है, वो कर सकता हूं मैं। लेकिन मैं उस सिग्नेचर को क्या कोई एक्सपर्ट के पास भेजूंगा क्या, कोई हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजूंगा क्या चेक करने के लिए? नहीं। समझ रहे हो? तो वो मेरे स्कोप में नहीं आता, वो मेरे स्कोप में नहीं आता। मान लो एक और एग्जांपल लेट अस से, सपोज एज ए ऑडिटर मैं आया यहाँ पे, मुझे क्या करना है, ये इंस्टीट्यूट ने ना अपने बैलेंस शीट में कितने भी एसीज वगैरह दिखा रखे हैं, तो मेरे को वेरीफाई करना है क्या कि उतने एसी वगैरह लगे हैं कि नहीं लगे। तो मैं आया यहाँ क्लासरूम में भी आया ऑडिट करने के लिए, मैंने देखा अच्छा कितने एसी लगे हुए हैं, ठीक है यहाँ 3 एसी लगे हुए हैं, इस क्लासरूम में 3 एसी लगा हुआ है, वहां इतना लगा हुआ है, ऐसा करके मुझे वेरीफाई करने का है। तो मैं क्या देखूंगा, अच्छा एसी लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, अच्छा इन्होंने वोल्टास का एसी दिया था, वोल्टास का एसी लगा हुआ है, या जो भी कंपनी का एसी दिया हुआ है वो कंपनी का एसी लगा हुआ है, अच्छा दिखने में सही बराबर लग रहा है, अच्छा एसी चल भी रहा है, मतलब कंडीशन भी सही लग रही है। ज्यादा से ज्यादा मैं बिल चेक कर लूंगा, इनवॉइस चेक कर लूंगा, आप दिखा दो बिल आपके नाम पे है कि नहीं है, मैं ये सारी चीजें करूंगा। अब मुझे तो बाहर से लग रहा है यार तीनों एसी चकाचक हैं, बढ़िया है, चल रहा है एवरीथिंग, बट इसके अंदर कहीं कोई मोटर की दिक्कत है, कोई कंप्रेसर की दिक्कत है, कोई पाइपलाइन की दिक्कत है, कुछ है, मैं खोल के देखूं क्या? वो मेरा काम है क्या? मैं इंजीनियर थोड़ी ना हूं, तो वो मेरे स्कोप में नहीं आता। तो कुछ चीजें मेरे स्कोप में नहीं आती, कुछ चीजें मेरे स्कोप में नहीं आती। आऊंगा, उसमें भी आऊंगा, या जो आप पूछ रहे हो उस पर भी आऊंगा मैं, ठीक है। अब तो कुछ चीजें मेरे स्कोप में नहीं आती, जैसे डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करना, वो मेरे स्कोप में नहीं आता, ठीक है। एसेट के कंडीशन को एग्जामिन करना, वो मेरे स्कोप में नहीं आता, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेटर नहीं हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के क्वालिटी को तिजोरी में बंद करके रख दूं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की क्वालिटी तो तुमको एक्सरसाइज करनी ही होगी। वैन आई एम सेइंग कि तुमको ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब तुमको दिखने में प्राइमा फेसी वो जेन्युइन लग रहा है, तो तुम मान लोगे तुम जेन्युइन है। तुम उसको अलग से ऑथेंटिकेट नहीं कराओगे, अलग से किसी के पास तुमको भेजने की जरूरत नहीं है चेक कराने के लिए, तुम मान लोगे जेन्युइन है। लेकिन तुमको दिखने में पता चल रहा है, मतलब भाई कोई 12th पास भी देख के बता देगा ये ओरिजिनल है ही नहीं है, तो फोटोस्टेट है, तो उसके बाद भी ये नहीं कि तुमने उस पर रिलाई कर लिया, काम करना शुरू कर दिया, अरे मेरे को तो ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई स्केप्टिसिज्म है ना, अकल दिया है ना भगवान ने, अलर्टनेस रखो ना। मैं आया एसी चेक करने के लिए, मेरे को फिजिकल कंडीशन एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है, बट मेरे को देख के लग रहा है भाई यहाँ से पानी गिर रहा है, यहाँ जंग निकला हुआ है, ये वो एसी ढंग से काम नहीं कर रहे, टूटा हुआ है, यहाँ से टूटा हुआ है, वो पूरा बैलेंस शीट में फुल वैल्यूज दिखा रखा है इन्होंने, तो भाई उतना तो स्केप्टिसिज्म मेरे अंदर है ना, कि मुझे देख के समझ में आ रहा है फिजिकल कंडीशन सही नहीं है, तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा क्या? नहीं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? तो स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या आएगा? एग्जामिनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग द जजमेंट्स एंड डिस्क्लोजर्स। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करेंगे, इसमें जो भी जजमेंट्स मैनेजमेंट ने अप्लाई किया है उसे चेक करना भी हमारे स्कोप में आता है, और जो भी डिस्क्लोजर्स हैं वो प्रॉपर है कि नहीं उसे चेक करना भी हमारे स्कोप में आता है। फिर एग्जामिनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और आप बोल सकते हो जो भी अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स वगैरह है, एग्जामिनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्लस जो भी अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स वगैरह है, इनको एग्जामिन करना भी अपने स्कोप में आता है। इवैल्यूएटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये भी अपने स्कोप में आता है। लॉ रेगुलेशन का कंप्लायंस चेक करना, ये भी अपने स्कोप में आ सकता है। आस्किंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, आस्किंग एक्सेस टू द पीपल वर्किंग इन द एंटिटी, ये भी अपने स्कोप में आता है। अपने स्कोप में क्या नहीं आता, इससे इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि अपने स्कोप में क्या नहीं आता, इन्वेस्टिगेशन वाली चीज अपने स्कोप में नहीं आती, इन्वेस्टिगेशन वाली चीजें अपने स्कोप में नहीं आती। एग्जाम्पल, वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स,
एग्जाम्पल वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या फिर एग्जाम्पल एग्जामिनिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ एसेट, एग्जामिनिंग द फिजिकल कंडीशंस ऑफ एसेट, तो ये अपने स्कोप में नहीं आता। हाउएवर इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की क्वालिटी को बक्से में डाल दें, तिजोरी में बंद कर दें। We have to ensure that we exercise professional skepticism. Even after exercising professional skepticism, if there arises no doubt on the documents provided, then the auditor is not required to investigate. समझ रहे हो ना? तो स्कोप ऑफ ऑडिट लिख लेना, स्कोप ऑफ ऑडिट। मुझे बोला गया ऐसा कि सर इस बार का जो हमारा मुलुंड का बैच है ना, बड़ा ही प्यारा बैच है सर, बड़ा ही प्यारा बैच है, बड़े ही सिंसियर बच्चे हैं, मतलब ऑल इंडिया रैंक्स आने वाले हैं सर, ऑडिट में आपके पूरे हाईएस्ट आने वाले हैं इंडिया के मार्क्स वगैरह, तो ऐसा है क्या? तो स्कोप ऑफ ऑडिट में एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग जजमेंट्स एंड डिस्क्लोजर्स, इंक्लूडिंग जजमेंट्स एंड डिस्क्लोजर्स। Then we have point number 2, examining books of accounts, underlying records, examining books of accounts, underlying records. Then उसके बाद क्या होगा? Evaluating internal control system, evaluating internal control system. उसके बाद क्या होगा? Checking compliance of law and regulation, checking compliance of law and regulation, ठीक है? उसके बाद asking information from the management and asking access to the people working in the entity, asking information from the management and asking access to the people working in the entity. तो स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर 5 चीजें आ रही हैं, स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर 5 चीजें आ रही हैं। Point number 1, examination of financial statements, including judgments and disclosures. Point number 2, examining books of accounts, underlying records. Point number 3, evaluate the internal control system. Point number 4, checking compliance of laws and regulation. Point number 5, asking information from management, asking entity to the people working in the, asking access to the people working in the entity. So ये पांचों पॉइंट लिख लिया हर किसी ने? नाउ नॉट इंक्लूडेड इन स्कोप, स्कोप में क्या नहीं आएगा, स्कोप में क्या नहीं आएगा? देखो भाई, अगर 90% जनता लिख चुकी है ना, तो अगर 10% इन्हें लिखा है ना, मतलब आप रेस में पीछे रह रहे हो, तो वहां पे तुमको क्या करना है? अपने आप को स्पीड अप करना है। नॉट इंक्लूडेड इन स्कोप, तो स्कोप में क्या नहीं आएगा? इन्वेस्टिगेशन। स्कोप में क्या नहीं आएगा? इन्वेस्टिगेशन। एग्जाम्पल, verifying the authenticity of documents. Example, verifying the authenticity of documents. एंड एग्जाम्पल में एक और आ जाएगा, एग्जामिनिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ एसेट, एग्जामिनिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ एसेट। तो एग्जाम्पल में वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एग्जामिनिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ द एसेट, ठीक है ना?
फुल स्टॉप। अब एक काम करना, एक हेडिंग देना स्पेशल पॉइंट्स करके, एक हेडिंग देना स्पेशल पॉइंट्स करके। पहले नॉट इंक्लूडेड इन स्कोप वाला पार्ट लिख लो, फिर एक हेडिंग देना स्पेशल पॉइंट्स करके, स्पेशल पॉइंट्स रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ ऑडिट, है ना, स्पेशल पॉइंट्स रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ ऑडिट। तो एक हेडिंग देना स्पेशल पॉइंट्स करके, और स्पेशल पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 1 लिखना, स्पेशल पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 1 लिखना। इवन दो even though investigation does not come in within the scope of audit, even though investigation does not come within the scope of audit, ठीक है। तो even though investigation does not come within the scope of audit, comma, the auditor is expected to exercise, the auditor is expected to exercise, the auditor is expected to exercise, the auditor is expected to exercise professional skepticism, professional skepticism while relying on the records oblique documents provided by the, while relying on the information oblique documents provided by the client, provided by the client, ठीक है, provided by the client। एंड दूसरी चीज, एक चीज बताना, अब जो अपना स्कोप है, जो अपना स्कोप है, अपने स्कोप को मैनेजमेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकता है क्या? अपने स्कोप को मैनेजमेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अपने स्कोप को मैनेजमेंट रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। अपना स्कोप बनाने वाले कौन लोग हैं पता तुमको? मम्मी पापा। या तो आईसीआई ने अपना स्कोप बनाया रहेगा या लॉ में लिखा रहेगा। तो स्कोप जो अपना बनाया गया है, मैनेजमेंट उसे रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। अगर स्कोप को मैनेजमेंट रेस्ट्रिक्ट कर रहा है तो ऑडिटर तो कंप्लेनिंग चाइल्ड है। अगर मैनेजमेंट स्कोप को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, वो किसको कम्युनिकेट करेगा? टीसीडब्ल्यूजी। किसको कम्युनिकेट करेगा? टीसीडब्ल्यूजी। एंड ही में ऑल्सो कंसिडर मॉडिफाइंग द रिपोर्ट। ठीक है, तो स्पेशल पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 2 लिखना, स्पेशल पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 2 लिखना। जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं ना घर से, अगर आप लोग अपना वीडियो ऑन करके रखोगे तो दैट इज अगेन प्रेफर्ड, ताकि मुझे भी पता रहेगा कि हाँ भाई तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो पॉइंट नंबर 2 लिखना, स्कोप ऑफ द ऑडिटर, स्कोप ऑफ द ऑडिटर कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड, scope of the auditor cannot be restricted by the management. Scope of the auditor cannot be restricted by the management. Full stop. If scope of the auditor is refused, if the scope of the auditor is curtailed, if the scope of the auditor is curtailed बोल सकते हो, या restricted बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो if the scope of the auditor is curtailed या restricted, कुछ भी बोल सकते हो, comma, the auditor shall communicate to those charged with governance. The auditor should communicate to those charged with governance. ऑडिटर किसको कम्युनिकेट करेगा? those charged with governance को कम्युनिकेट करेगा। The auditor should communicate to those charged with governance. Full stop. The auditor may also consider, सोचो भाई, मेरा स्कोप रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, क्या रेस्ट्रिक्ट हो रहा है?
मेरा स्कोप रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, मेरे पर काटे जा रहे हैं। छोटी बात है या बड़ी बात है? बड़ी बात है। तो भाई अगर मेरा स्कोप रेस्ट्रिक्ट हो रहा है तब ये छोटी मोटी बात है नहीं, तब तो मुझे सोचना पड़ेगा कि यार मुझे आगे ऑडिट कंटिन्यू भी करना है कि नहीं करना। तो इफ द स्कोप ऑफ द ऑडिट, क्या लिखा है मैंने लास्ट में? द ऑडिटर में ऑल्सो कंसिडर विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट। द ऑडिटर में ऑल्सो कंसिडर विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट। द ऑडिटर में ऑल्सो कंसिडर withdrawing from the engagement, withdrawing from the engagement if legally permissible, if legally permissible. The auditor may also consider withdrawing from the engagement if legally permissible, if legally permissible. ठीक है? And if withdrawal is not possible, and if withdrawal is not possible, and if withdrawal is not possible, he may accordingly modify his opinion. He may accordingly modify his opinion. ठीक है ना? He may accordingly modify his opinion. Okay. एक चीज याद रखना, पूरे ऑडिट में सबसे पहली चीज, पूरे ऑडिट में हम विड्रॉल की बात जल्दी से करते नहीं, हम सिर्फ 2 या 3 सिचुएशंस में ही करते हैं। और अगर कहीं भी हम विड्रॉल की बात करते हैं तो हम साथ में ये फ्रेज जरूर ऐड करते हैं कि लीगली परमिसेबल, कि कोई मजाक का काम नहीं हो रहा ऑडिट की, तुमको जब मन करा तुम मुंह उठा के चले गए। तो तुमको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा जब भी तुम विड्रॉल का सोच रहे हो कि वहां लीगली परमिसेबल है कि नहीं विड्रॉ करना। ठीक है ना? अब देखिएगा तुम्हारे मन में एक विचार आ सकता है। तुम्हारे मन में क्या विचार आ सकता है? सर मान लीजिए मैंने ऑडिट किया, मान लीजिए मैंने ऑडिट किया, ऑडिट करते वक्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां थी, बट मैं उन गलतियों को ढूंढ नहीं पाया। मैंने ऑडिट करा, ऑडिट करते वक्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां थी, मतलब मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट करते थे, बट मैं उन मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को एग्जिस्ट ढूंढ नहीं पाया। तो सर मेरा क्या होगा? तो सर मेरा क्या होगा? आईसीआई मेरे साथ क्या करेगा? आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर ऑडिट करते वक्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां थी, बट मैं ऑडिटर उन गलतियों को ढूंढ नहीं पाया, तो इन दैट सिचुएशन मेरा क्या होगा? आईसीआई मेरे साथ क्या करेगा? बताओ क्या लग रहा है आप? क्या बोला आपने? सीए का लाइसेंस ले लेगा? क्या नाम है? अमित बोल रहा है कि सीए का लाइसेंस छीन सकता है सर आईसीआई हमसे, आईसीआई हमसे सीए का लाइसेंस छीन सकता है। और सोचो, और व्यूज चाहिए मुझे। पेनल्टी, पेनल्टी लगा दिया जाएगा हमारे ऊपर। ठीक है भाई, पेनल्टी लगा दिया जाएगा हमारे ऊपर। व्यू नंबर 2, पेनल्टी लगा दिया जाएगा। कुछ सालों के लिए ऑडिट से बैन कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, कुछ सालों के लिए ऑडिट से बैन कर दिया जाएगा। और बताओ क्या लग रहा है? किसने बोला इंप्रिजनमेंट, जेल में डाल दो? अब सुनो, ठीक है, अब भाई ने अपने ऊपर लेके सोचा है। अब मैं यही बोलने वाला था, सुनो, अब मैं यही बोलने वाला था कि एक बार अपने ऊपर लेके सोचो। अभी तुम लोग ऑडिटर के एंगल से सोच रहे हो, अब अपने ऊपर लेके सोचो। तो ऑडिटर कौन हो? तुम हो। तुम गए, तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया, तुमने ऑडिट करते वक्त अच्छे से अपनी तरफ से वाउचिंग करा, चेकिंग करा, सब कुछ करा, अपनी तरफ से तुमने सही काम किया, लेकिन पता नहीं कैसे गलतियां रह गई भाई, डिटेक्ट नहीं हो पाई। और फिर सोचो भाई, कोई कह रहा है पेनल्टी लग जाएगा, कोई कह रहा है भाई सीए डिग्री छीन जाएगा, कोई कह रहा है कुछ सालों के लिए ऑडिट में बैन लगा दिया जाएगा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जेल में डाल दिया जाएगा। हाँ, वो तो तुम्हारे एंड से सब कुछ हो गया ना, तुमने तो ऑडिट खत्म कर दिया ना। तुम्हारे एंड से जो भी जूनियर ने किया होगा, सीनियर ने चेक किया होगा, वो सारा काम तो हो गया, गलतियां नहीं निकली।
लेकिन सोच के देखो, अगर तुम बोल रहे हो पेनल्टी लगा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, तो भाई इन दैट सिचुएशन ऑडिट करेगा कौन? तुम तो डर के माहौल में जीते रहोगे। 100 वार्निंग। अरे भैया सुनो, गलती नहीं निकला तो क्या हुआ? मैं कौन सा बोल रहा हूं मैं 100% एश्योरेंस दूंगा? मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं। मैंने तो शुरू से किसी दिन बोला ही नहीं कि मैं 100% एश्योरेंस दे रहा हूं। मैंने तो स्टार्टिंग से क्या बोला है, मैं कौन सा एश्योरेंस दे रहा हूं? रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूं। तो भाई इन दैट सिचुएशन गलती नहीं भी निकली तो मैं क्या करूं? गलती मेरी थोड़ी है, मैनेजमेंट की गलती है, जैसे आपने बोला। लेकिन प्रोवाइडेड कि मैंने अपना काम अच्छे से किया है, प्रोवाइडेड कि मैंने अपना काम अच्छे से किया है। अगर मैंने आईसीआई की दिए गए सारे कस्मे वादे पूरे किए हैं, अगर मैंने स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में लिखी गई एक एक बात फॉलो की है, अगर मैंने अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एकदम एक्सरसाइज किया है, और उसके बाद भी मैं कुछ गलतियां डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो वो मेरी गलती नहीं है, वो जालिम मैनेजमेंट की गलती है कि भैया पता नहीं मैनेजमेंट ने क्या क्या सोच सोच कर प्लानिंग प्लॉटिंग कर करके कुछ फ्रॉड वगैरह प्लान किए होंगे कि मैं डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, या फिर मे भी मेरा सैंपल गलत हो गया हो। तो उसमें मैं क्या करूं? तो ऑडिटर लायबल नहीं होगा, प्रोवाइडेड कि तुमने अपने काम अच्छे से किया हो, तुमने आईसीआई की दी गई सारी कस्में पूरी की हो, तुमने स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट सारी फॉलो की हो, देन यू विल नॉट बी हेल्ड लायबल। बट अगर तुम्हारे काम में कमियां निकल के आ गई, तब भाई साहब इन दैट सिचुएशन जैसे जैसे बोला पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन तुम्हारा कुछ पीरियड के लिए ऑडिट में बैन भी किया जा सकता है, डिग्री भी छीनी जा सकती है। हाँ, जेल में नहीं जाओगे, वो प्रोविजन अभी तक तो नहीं है, जेल में नहीं जाओगे, बट डिग्री छीनी जा सकती है, कुछ सालों के लिए ऑडिट का बैन लग सकता है, पेनल्टी लगाई जा सकती है, वो सारा कुछ है। लेकिन वो चीज कब होगा? अगर तुमने काम अच्छे से नहीं किया, तुम क्लाइंट के साथ मिल गए, तुम क्लाइंट के साथ कॉल्यूड हो गए, क्लाइंट के साथ हाथ मिलाकर तुमने फ्रॉड में क्लाइंट का साथ दिया, या फिर तुमने अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज नहीं किया। क्लाइंट तुम्हें फोटो स्टेट देता जा रहा है, तुम चेक करते जा रहे हो, फोटो स्टेट देता जा रहा है, तुम चेक करते जा रहे हो, तुम्हारा स्केप्टिसिज्म गया कहां? तो इज ऑडिटर, अगला कॉन्सेप्ट इज ऑडिटर, लिखना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इज ऑडिटर liable for एमएम का मतलब क्या हो गया? मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इज ऑडिटर लायबल फॉर मटेरियल मिसस्टेटमेंट not detected during the course of audit? Is auditor liable for material misstatement not detected during the course of audit? तो इसका आंसर क्या होगा? नॉट लायबल if he has, not liable if he has complied with the ethical requirements, if he has complied with the ethical requirements and requirements given in the essays. Not liable if he has complied with the ethical requirements and requirements given in the essays. essays का मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। essays का मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। तो नॉट लायबल इफ ही हैज कंप्लाइड विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स गिवन इन द essays, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, क्लासेस के वक्त अपना रैंडम बेसिस में, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लासेस, अपना रैंडम बेसिस में शॉर्ट सरप्राइज टेस्ट कंडक्ट होता रहेगा, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का। तो शॉर्ट सरप्राइज टेस्ट कंडक्ट होता रहेगा। तो जो क्लासेस में हो रहा है आपको बराबर से पढ़ के आना है, बिकॉज रैंडम सरप्राइज टेस्ट कंडक्ट होंगे।
है ना, टू असेस योर प्रिपरेशन कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, घर में रिवाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो नॉट लायबल इफ ही हैज कंप्लाइड विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स गिवन इन द एसेज। और इसका एक रीजन है कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, कि ऑडिटर के काम में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ऑडिट के फंक्शन में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ऑडिटर सिर्फ रिजनेबल एश्योरेंस दे सकता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता है। ऑडिटर सिर्फ सैंपल बेसिस में काम करता है, 100% चेकिंग नहीं करता है। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो नॉट लायबल इफ ही हैज कंप्लाइड विद द ethical requirements of ethical requirements and the requirements given in the standards of auditing, right? And requirements given in the standards of auditing. Very nice. अब देखना अगला कॉन्सेप्ट। अब जब हम बार बार स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग की बात कर रहे हैं, जब हम बार बार स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग की बात कर रहे हैं, तो एक बार समझ लेते हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग होता क्या है। ये स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग होता क्या है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कहने को भी अपन बेसिक में डिस्कस कर रहे हैं, बट जब अपन चैप्टर्स में जाएंगे तो आप देखोगे कि अरे सर ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट अपना बेसिक में हो चुका है। ठीक है, तो अब देखना, सुनो, अब देखना, सीए बनने के बाद, सीए बनने के बाद जब तुम सीए बन जाते हो, जब तुम सीए बन जाते हो, तो सीए बनने के बाद वंस यू बिकम ए सीए, ये छोटा सा यंग लड़का जब सीए बन जाता है, ये छोटा सा यंग लड़का जब सीए बन जाता है, तो सीए बनने के बाद सुनो, वो अलग अलग रास्ते उसके पास ओपन होते हैं। अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है, हम प्रैक्टिसिंग की बात कर रहे हैं अभी, तो सीए बनने के बाद अलग अलग रास्ते क्या होता है उसके पास ओपन होता है। एक वो क्या करता है, सुनो, एक वो क्या करता है, ऑडिट करता है। क्या करता है? ऑडिट करता है। अब एक चीज बताना, ऑडिट किसका होता है? कंपनी का होता है, ठीक है, बट किसका होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से वाले? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी बन चुका है उसका ऑडिट हो रहा है। तो ऑडिट किसका होता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हो रहा है। ठीक है जी, तो ऑडिट किसका हो रहा है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हो रहा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुके। और ऑडिट का मतलब तो तुमको समझ में आ ही गया, रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं ये वो। ठीक है जी, और जब आप ऑडिट कर रहे हो, जब आप ऑडिट कर रहे होते हो, जब आप ऑडिट कर रहे होते हो, तो इंस्टीट्यूट आपको गाइड करता है कि ऑडिट कैसे करना है। इंस्टीट्यूट आपको गाइड करता है कि ऑडिट कैसे करना है। और गाइड करने के लिए कि ऑडिट कैसे करना है, इंस्टीट्यूट ने क्या इशू कर रखा है? स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। क्या इशू कर रखा है? स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं एसेज, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एसेज। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ने इशू कर रखा है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग टू गाइड यू की ऑडिट कैसे करना है, जिसका पूरा सीरीज है। ऐसे 200 से लेके, रेदर ऐसे 100 से लेके 800 तक का सीरीज है ये। 100 से लेके 800 तक का सीरीज है ये, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 800 स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड्स तो टोटल मिला के 45 जैसे ही हैं, बट ये सीरीज पूरा का पूरा दिया हुआ है। जैसे 100 की सीरीज में तो कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं, बस सीरीज बना के छोड़ा हुआ है।
200 की सीरीज में 7-8 स्टैंडर्ड हैं, 300 की सीरीज में 3-4 स्टैंडर्ड हैं, 400 की सीरीज में 2 स्टैंडर्ड हैं, 500 की सीरीज सबसे लंबा है, 12-13 स्टैंडर्ड हैं, 600 की सीरीज में 3-4 स्टैंडर्ड हैं। इस तरीके से अलग अलग सीरीज में स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। आपके सिलेबस में जो है सिर्फ 700 सीरीज तक है। 700 सीरीज तक भी कुछ 4-5 स्टैंडर्ड्स बीच के हैं जो एप्लीकेबल नहीं है, और फिर वो 800 वाला जो सीरीज है वो सिर्फ फाइनल के सिलेबस में आता है। ठीक है, अब इसी तरीके से ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ ऑडिट करते हो, जो लिस्टेड कंपनीज होती है ना, जो लिस्टेड कंपनीज होती है ना, तुमने सुना होगा शायद कि जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको क्वार्टरली बेसिस में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर स्टॉक एक्सचेंजेस को सबमिट करना पड़ता है। क्या करना होता है? क्वार्टरली बेसिस में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर स्टॉक एक्सचेंजेस को सबमिट करना पड़ता है। अब वो जो क्वार्टरली बेसिस में जो लिस्टेड कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा उसका भी चेकिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए, बट क्या ऑडिट होना पॉसिबल है? ऑडिट तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हो रहा है। किसका हो रहा है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हो रहा है। बट क्वार्टरली भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहा है चेकिंग तो उसकी भी होनी चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिव्यू, कि आप जिस तरीके से ऑडिट करते हो उसी तरीके से सीए बनने के बाद आप रिव्यू भी करते हो। और रिव्यू भी किस चीज का करते हो? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही करते हो। रिव्यू भी किसका करते हो? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही करते हो। खाली फर्क क्या होता है कि रिव्यू इज समथिंग दैट इज लेस डिटेल्ड देन ऑडिट, कि ऑडिट जितना डिटेलिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो आप जो एश्योरेंस भी देते हो वो ऑडिट के मुकाबले कम देते हो। ठीक है, अब आप रिव्यू भी कर रहे हो तो इंस्टीट्यूट आपको गाइड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। मां ऐसे ही कैसे छोड़ देगी अकेला बच्चे को? तो अब इंस्टीट्यूट रिव्यू करते वक्त आपको गाइड करने के लिए इशू करता है स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स। स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, जिसे बोला जाता है SREs, और इसके लिए दिया गया है 2400 सीरीज। इसके लिए दिया गया है 2400 सीरीज। इसका भी सिर्फ इंट्रोडक्शन इंटर में है, सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब सुनो, ये दोनों चीजें क्या हो गई? जहां पे आप क्या कर रहे हो? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एश्योरेंस दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एश्योरेंस दे रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि सीए बनने के बाद आप एश्योरेंस दे रहे हो ऑन फाइनेंशियल, ऑन समथिंग, एश्योरेंस दे रहे हो ऑन अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसा भी हो सकता है कि आप एश्योरेंस दे रहे हो किस चीज के ऊपर? अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब किसके ऊपर एश्योरेंस दे सकते हैं ऐसा अपन? फॉर एग्जांपल इंटरनल कंट्रोल्स। आपको क्लाइंट ने हायर किया है कि सीए साहब आप हमारे कंट्रोल्स के ऊपर एश्योरेंस दे दीजिए। क्या कीजिए? आप हमारे कंट्रोल्स के ऊपर एश्योरेंस दे दीजिए कि हमारे कंट्रोल्स कैसे हैं। या फिर आपको यहां पे हायर किया जा सकता है कि सीए साहब आप हमें एश्योरेंस दे दीजिए ऑन प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप हमें एश्योरेंस दे दीजिए ऑन प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किस चीज के ऊपर? प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। अब एक था हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये क्या है? प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या है? प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना हुआ ऑलरेडी। प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कंपनी आने वाले फ्यूचर को बेस मान के, कंपनी आने वाले फ्यूचर को बेस मान के बना रही है कि हमें यह लगता है कि अगले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कुछ इस तरीके से होगा। तो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब हिस्टोरिकल वाला डाटा नहीं है। कंपनी आने वाले समय का बेस मान के क्या कर रही है? एक प्रोजेक्शन कर रही है, एक अनुमान लगा रही है कि अगले 4 साल में, 5 साल में हमारी कंपनी क्या कर रही होगी, हमारी कंपनी कितना प्रॉफिट्स कमा रही होगी, हमारी कंपनी के कितने मतलब लॉस वो होगा, प्रॉफिटेबिलिटी होगा, क्या एसेट रहेगा, क्या लायबिलिटी रहेगा। तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आमतौर पे ये कब बनाया जाता है पता है? कि मान लो कंपनी कोई नया स्टार्टअप खोल रही है और कंपनी गई बैंक के पास लोन लेने के लिए कि बैंक साहब हमें लोन दे दीजिए। तो बैंक क्या बोलेगा? बैंक क्या बोलेगा कि भाई तुम्हारा जो स्टार्टअप है इसका फ्यूचर वायबिलिटी क्या है, क्या नहीं है, तुम हमें एक प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो।
कि तुम्हारा जो स्टार्टअप है अगले 4 साल में, 5 साल में, तुमको क्या लगता है, तुम्हारा क्या प्रोजेक्शन है कि कंपनी कहां पहुंच सकती है। एंड ऑब्वियस सा चीज है, अब कंपनी अगर खुद से प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देगा तो कौन भरोसा करेगा। तो आप उसे सर्टिफाई कराइए बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप उसे एग्जामिन कराइए बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट उस चीज को सर्टिफाई करके दे देगा कि आपका प्रोजेक्शन सही है, तो हम मान लेंगे कि आपका प्रोजेक्शन सही है, तो तुमको हायर किया जाएगा। अब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एश्योरेंस देने के लिए नहीं, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एश्योरेंस देने के लिए। तो बताओ भाई, ऐसे सिचुएशंस में, ऐसी स्थिति में आपकी मां आपको अकेला छोड़ देगी क्या, या आपको गाइड करेगी? गाइड करेगी। तो इसके लिए इंस्टीट्यूट इश्यू करता है स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या इश्यू करता है? स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसको बोला जाता है SAEs, एंड जिसके लिए 3400 का सीरीज है, जिसके लिए 3400 का सीरीज है। ठीक है, अब देखिएगा, तो सीए बनने के बाद हमने 3 अलग अलग सर्विसेज की बात की। या तो आप ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट किसका कर रहे हो? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। या तो आप रिव्यू कर रहे हो, रिव्यू किसका कर रहे हो? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तब लग रहा है तुम्हारे ऊपर SREs। या तो तुम एश्योरेंस दे रहे हो ऑन अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर या प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। इसके लिए क्या लग रहा है? SAEs, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब जरूरी थोड़ी है कि जीवन में सीए बनने के बाद तुम बस एश्योरेंस वाले ही काम करो। जरूरी थोड़ी है कि सीए बनने के बाद तुम खाली कौन से काम करो? एश्योरेंस वाले ही काम करो। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम वैसे काम करो जिसमें एश्योरेंस इन्वॉल्व नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है तुम वैसे काम करो जिसमें एश्योरेंस इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें तुम किसी प्रकार के एश्योरेंस नहीं दे रहे हो। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी तो प्रैक्टिकली जो कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी जो अकाउंट्स बनाती है, अकाउंट्स का जो कंपाइलेशन होता है, अकाउंट्स का कंपाइलेशन करने के लिए, कंपाइलेशन में मदद करने के लिए वो किसको हायर करती है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ऐसा नहीं है कि तुम कंपाइलेशन का काम नहीं करवा सकते हो, करवा सकते हो। खाली कंडीशन क्या है कि भाई तुम कंपाइलेशन का काम करवा रहे हो तो तुम उस क्लाइंट का ऑडिट मत करना, क्योंकि इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा ना। तो आप करवाओ, सीए बन के कंपाइलेशन का भी काम कराओ, बस शर्त यह है कि आप ऑडिट मत करना, क्योंकि इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो सीए बनने के बाद वो भी एक चीज है कि ये 3 तो हो गए एश्योरेंस वाली चीज है। एक और चीज होती है, एक और सर्विस होती है नॉन एश्योरेंस वाली। क्या होती है? नॉन एश्योरेंस वाली, जिसको बोलते हैं रिलेटेड सर्विसेज। कि सीए अगर रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करें, रिलेटेड सर्विसेज मतलब जो ऑडिट से रिलेटेड है मगर उसमें एश्योरेंस नहीं है, जो ऑडिट से रिलेटेड है मगर उसमें एश्योरेंस नहीं है। जैसे एग्जांपल क्या लिया हमने? कंपाइलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसका काम। तो जब आप कंपाइलेशन वगैरह का काम कर रहे हो, आप जब रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो यहां आपका मदर इंस्टीट्यूट आपको अकेला छोड़ेगा क्या? नहीं। तो इसके लिए भी इंस्टीट्यूट गाइडलाइन इशू करेगा। अब यहां जो इंस्टीट्यूट गाइडलाइन इशू करता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। क्या बोलता है? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। क्या बोलता है? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, जिसको बुलाया जाता है SRS। क्या बुलाया जाता है? SRS। ठीक है ना? तो स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, तो वी हैव SRS फॉर दिस, कि अपने पास ये SRS है, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, जिसके लिए इंस्टीट्यूट ने इशू करा है 4400 का सीरीज। क्या इशू करा है? 4400 का सीरीज। तो अब समझो, अपने ऊपर समझो, जीवन में तुम ऑडिट करोगे तो क्या फॉलो करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। जीवन में तुम रिव्यू का काम करोगे तो क्या फॉलो करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। जीवन में तुम एश्योरेंस दोगे मगर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
तो क्या फॉलो करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स, ऐसे ही 3400 सीरीज। और जीवन में तुम एश्योरेंस का काम नहीं करोगे, रिलेटेड सर्विसेज वाले काम करोगे, तो क्या फॉलो करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, दैट इज 4400 सीरीज। ठीक है, तो अलग अलग चीजों के लिए इंस्टीट्यूट ने अलग अलग क्या इशू कर दिया? स्टैंडर्ड्स। हमारे सिलेबस में जो मेनली है खाली स्टैंडर्ड्स हैं, तो अलग अलग चीजों के लिए इंस्टीट्यूट ने क्या इशू कर दिया? स्टैंडर्ड्स इशू कर दिया। ठीक है, अब एक चीज बताना, अब एक चीज बताना, चाहे आप ऑडिट कर रहे हो, चाहे आप रिव्यू का काम कर रहे हो, चाहे आप अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एश्योरेंस दे रहे हो, चाहे आप रिलेटेड सर्विसेज का काम कर रहे हो, क्वालिटी देना हर किसी चीज में जरूरी है कि नहीं? जरूरी है, बिकॉज आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? आईसीआई को। आप कौन हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो क्वालिटी देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंस्टीट्यूट ने एक और स्टैंडर्ड्स इशू किया है, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, तो एसक्यूसी, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, जिसको बोला जाता है एसक्यूसी। दिस इज कॉमन फॉर ऑल, दिस इज कॉमन फॉर ऑल, दिस इज कॉमन फॉर ऑल। ठीक है जी, तो ये भी एक तरीके का स्टैंडर्ड हो गया जो सब पे लग रहा है। तो कुल मिला के कितने स्टैंडर्ड्स हो गया बताना? 5। ऐसे प्लस एसआरईज, एसएईज, एसआरएस, एसक्यूसी, इन सब को मिलाकर एक कंबाइंड नाम दे दिया एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। इन सब को मिलाकर एक कंबाइंड नाम दे दिया, क्या दे दिया? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। तो इन पांचों को मिलाकर एक कंबाइंड नाम दे दिया एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, तो अब नोट डाउन करना। बेटर रहेगा उसको पेज को उल्टा करके नोट डाउन कर लेना कि आपको स्पेस ज्यादा मिलेगा, तो आपका एक ही पेज में आ जाएगा, चार्ट फॉर्म में बना के। क्या? मेन हेडिंग वही एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। जो मेन हेडिंग है वो वही है, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में नाम नहीं दिया था टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। मेन हेडिंग वही है, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। रिव्यू में 2400 सीरीज। रिलेटेड सर्विसेज के नीचे एग्जांपल कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
That is audit of HFS, review of HFS, assurance on other than HFS, and then we have non-assurance related services. तो ऑडिट ऑफ एचएफएस के नीचे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग ऐसे 100 to 800, रिव्यू ऑफ एचएफएस के नीचे स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, दैट इज एसआरईज 2400 सीरीज, then assurance on other than HFS, example internal control, projected financial statements. So we have standards on assurance engagement for that, SAE is 3400 series, and non-assurance, that is related services, example compilation of financial statements. So we have standards on related services for that, that is SRS 4400 series. कौन सा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पार्टिकुलरली अलग अलग एरियाज हैं कि अलग अलग एरियाज के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। सीए का तो पार्टिकुलरली डोमेन जो है वो बहुत बड़ा है। तो ये जो एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हो गया, ये क्या हो गया? ये अम्ब्रेला टर्म है, ये अम्ब्रेला टर्म है जो सबसे वाइड टर्म है, और ये एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स 5 चीजों को पैदा करता है। कौन सी 5 चीजें? स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, एंड देन स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल विच इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ देम। तो हो गया एवरीवन? तो अब देखना, इसका मतलब सुनो, ये तो एक्सप्लेनेशन था कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स क्या होता है। अब मैं इसी चीज को तुमको इस तरीके से भी बता सकता हूं कि जो एंगेजमेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट परफॉर्म करता है, जो एंगेजमेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट परफॉर्म करता है, इसको अपन 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक एश्योरेंस वाले और दूसरे नॉन एश्योरेंस वाले। एक एश्योरेंस वाले और दूसरे नॉन एश्योरेंस वाले। अब एश्योरेंस वाले में बताओ कौन कौन सा आएगा? ऑडिट। ऑडिट में कौन सा एश्योरेंस देते हो? नहीं, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? ऑडिट में कौन सा एश्योरेंस देते हो? रीजनेबल एश्योरेंस।
ऑडिट में कौन सा एश्योरेंस देते हो? रीजनेबल एश्योरेंस। मतलब अब हम पार्टिकुलरली एश्योरेंस के एंगल से बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अब जब हम रिव्यू करेंगे तो रिव्यू करते वक्त जो एश्योरेंस दोगे वो ऑडिट वाले एश्योरेंस से कम होगा कि ज्यादा? कम। तो वो जो एश्योरेंस है जो रिव्यू करते वक्त आप देते हो उसको बोला जाता है लिमिटेड एश्योरेंस या मॉडरेट एश्योरेंस। उसको बोला जाता है लिमिटेड एश्योरेंस या मॉडरेट एश्योरेंस। या फिर इसको नेगेटिव एश्योरेंस भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो रिव्यू करते वक्त जो एश्योरेंस आप देते हो इसको बोला जाता है लिमिटेड एश्योरेंस या फिर मॉडरेट एश्योरेंस, या फिर इसको अपन नेगेटिव एश्योरेंस भी बोलते हैं। और उसके बाद आता है अपना अदर्स, मतलब अदर देन एचएफएस, मतलब अदर देन एच एफ एस। तो यहां अगेन यहां मिक्स एंड मैच है मतलब इसके अंदर कहीं कहीं तुम रिजनेबल एश्योरेंस भी देखते हो और कहीं कहीं तुम मॉडरेट एश्योरेंस भी देखते हो। तो कहीं कहीं रिजनेबल एश्योरेंस भी देखते हो, कहीं कहीं मॉडरेट एश्योरेंस भी देखते हो। और फिर नॉन एश्योरेंस, तो ये क्या आ गया? रिलेटेड सर्विसेज। ये कौन सा हो गया? रिलेटेड सर्विसेज, जहां एश्योरेंस अपन देते ही नहीं। तो अपन इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं? कैटेगराइज कर सकते हैं। वी कैन कैटेगराइज इन दिस मैनर ऑल्सो। ठीक है। तो ऑडिट और रिव्यू में मेनली डिफरेंस क्या है? ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिव्यू इज ऑल्सो एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट इन लेसर डिटेल देन ऑडिट। मतलब ऑडिट में जितने भी टेक्निक्स फॉलो होंगे ना रिव्यू में उससे कम होंगे। मतलब रिव्यू में क्या होगा? लेसर प्रोसीजर्स विल बी परफॉर्म्ड। रिव्यू में क्या होगा? लेसर प्रोसीजर्स विल बी परफॉर्म्ड। और ऑडिट में आप एश्योरेंस कौन सा दोगे? रीजनेबल। रीजनेबल एश्योरेंस को अपन पॉजिटिव एश्योरेंस बोलते हैं, इट्स अ पॉजिटिव एश्योरेंस। और रिव्यू में आप देते हो नेगेटिव एश्योरेंस या फिर मॉडरेट एश्योरेंस। ठीक है, तो वो एक डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो लेट अस से पॉजिटिव एश्योरेंस या फिर नेगेटिव एश्योरेंस के बीच डिफरेंस क्या हो गया। मान लो किसी ने मुझसे पूछा कि सर आप हमें ये बताओ सूरज कैसा लड़का है। आप हमें ये बताओ सूरज कैसा लड़का है। तो मैंने ये बोला कि सूरज अच्छा लड़का है। एक तो ये मैंने बोला कि सूरज अच्छा लड़का है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि सूरज अच्छा लड़का है। तो एक तो मैंने ये बोला कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सूरज अच्छा लड़का है। दूसरा मैंने बोला मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं आया कि मैं तुमको ये बोलूं कि सूरज अच्छा लड़का नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं आया कि मैं तुमको ये बोलूं कि सूरज अच्छा लड़का नहीं है। बोलने का जो वो है ऑब्जेक्टिव है वो तो सेम है, बट टोन अलग अलग है कि नहीं? कन्विंसिंग कौन सा लग रहा है? पहला वाला। दूसरा वाला कन्विंसिंग नहीं लग रहा उतना। और कन्विंसिंग क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उसमें नेगेटिव टोन आ रही है। क्या आ रही है? नेगेटिव टोन आ रही है। क्लियर है? राइट। तो इस तरीके से भी अपन क्या कर सकते हैं? इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। इस तरीके से भी अपन क्या कर सकते हैं? इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो नोट डाउन कर लेना। ऑडिट की जगह रिव्यू नहीं होता, ऑडिट के साथ रिव्यू होता है। ऑडिट तो कंपलसरी है ही है, लिस्टेड कंपनीज के केस में रिव्यू भी कंपलसरी होता है। ऑडिट तो पूरे साल का होता है और रिव्यू जो मोस्टली होता है वो क्वार्टर बेसिस में होता है, कि उनको क्वार्टर बेसिस में भी स्टॉक एक्सचेंजेस को अपना रिपोर्ट सबमिट करना होता है। तो क्वार्टरली बेसिस में फिर रिव्यू हो जाता है कि आप क्वार्टर बेसिस में रिव्यू करते रहो, थोड़ा लेस डिटेल्ड में वे में चेकिंग करते रहो, और एनुअल जो स्टेटमेंट्स होगा उसका ऑडिट कर लेना।
ओके, अब देखना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो चैप्टर चल रहा था अपना, इसमें स्पेसिंग छोड़ दो, 3 से 4 पेजेस छोड़ दो, इसके अंदर मैं और भी चीजें ऐड कराऊंगा बट अभी नहीं, बाद में। अब अपन चैप्टर्स में मूव करेंगे एंड कुछ चीजें मुझे ऐड करानी है, दैट आई विल बी एडिंग ऑन लेटर। क्या चीज? मतलब रैंडमली छोड़ दो यार, 4 से 5 पेजेस। ओके, मतलब टोटल मिला के बोल रहा हूं मैं, वो 2 साइड मिला के। मतलब अब 3 कंप्लीट पेजेस छोड़ दो। तीन, एक पेज में 2 साइड होता है, अब 3 कंप्लीट पेजेस छोड़ दो। और ये चैप्टर ऐसा है बेसिक वाला कि इसमें एक आधा चीज पेज एक्स्ट्रा भी छोड़ दोगे दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहीं भी तुमको लगता है ना कि यार ये तो मेरे बेसिक क्लैरिटी का पार्ट है, तो यू कैन जस्ट गो एंड राइट इन दिस चैप्टर। ओके, तो बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द चैप्टर्स, एक बार बातें बंद करो एवरीवन। तो बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द चैप्टर्स, एक बार अपन एक सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं कि अपना जो सिलेबस है वो किस तरीके से है, एंड अपना जो मार्किंग सिस्टम है वो किस तरीके से है। तो सबसे पहले बात करें तो हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें कवर्ड हैं। अब हमारे सिलेबस के अंदर ना, मैं तुमको बताऊं ना, पूरा सिलेबस 2 भागों में डिवाइडेड है। एक स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, एक नॉन स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। मतलब कुछ चीजें स्टैंडर्ड्स रिलेटेड है और कुछ चीजें स्टैंडर्ड्स रिलेटेड नहीं है। बट आपके मॉड्यूल में आप देखोगे कि स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग बोलकर कोई अलग से चैप्टर दिया नहीं है, बट पूरा सिलेबस है 2 भागों में डिवाइडेड। एदर इट्स स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग रिलेटेड और इट्स नॉन स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग रिलेटेड, मतलब 50-50 रेशियो समझ सकते हो। बट आपके मॉड्यूल में स्टैंडर्ड्स बोल के अलग से चैप्टर नहीं दिए, अलग अलग चैप्टर्स दिए हैं जिसमें उन्होंने स्टैंडर्ड्स जो जो जहां जहां चाहिए, मतलब अलग अलग स्टैंडर्ड्स डाल दिया सेग्रीगेट करके। बट मेरे बुक में आप देखोगे तो देखना, बुक अपना जो बना है ना वो पूरा इंस्टीट्यूट के हिसाब से बना है। बुक जो अपना बना है कंप्लीटली इंस्टीट्यूट के हिसाब से बना है, लैंग्वेज वाइज भी कहीं कटौती नहीं की गई है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मार्क्स लाना है तो एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट का जो बुक होता है, दैट आई ऑलवेज से कि वो अपने लिए भगवत गीता है, बाइबल है, कुरान है, सब कुछ है। तो उसको अपन ने कहीं भी वो नहीं किया है, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। खाली आपको थोड़ा बहुत सिक्वेंसिंग इंस्टीट्यूट के मुकाबले कहीं कहीं अलग दिख सकता है। जैसे कि स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग इंस्टीट्यूट ने क्या किया है कि अलग से कोई टॉपिक दिया ही नहीं है, बट मेरी बुक में आप देखोगे तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का मैंने एक अलग से चैप्टर भी आपको दिया है। कुछ स्टैंडर्ड्स को मैंने चैप्टर्स के साथ साथ भी दे दिए हैं, और बाकी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका मैंने एक अलग से चैप्टर भी बना दिया है। तो एक वो डिफरेंस आपको दिखेगा। तो आपके सिलेबस के अंदर जो एक मेजर पार्ट है वो होने वाला है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। और भी जो बहुत सारे चैप्टर्स हैं वो ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के ऊपर ही बेस्ड है। जैसे कि आप देखोगे ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर, जैसे कि आप देखोगे ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर पूरा का पूरा स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के ऊपर बेस्ड है कि अपने को ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाना है, क्या बनाना है, ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, वो सारा। फिर आप देखोगे ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के लिए क्या लेते हो तुम, एविडेंस। तो एक चैप्टर आपको दिया है ऑडिट एविडेंस का। तो ये वाला जो चैप्टर है ये भी पूरा स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के ऊपर ही बेस्ड है। मल्टीपल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग दैट टॉक्स अबाउट ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस का चैप्टर है। फिर एविडेंस लेने से पहले क्या करते थे, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते थे, और उससे पहले क्या करते थे, रिस्क असेसमेंट करते थे।
कंट्रोल्स का असेसमेंट करते थे। तो एक चैप्टर आप देखोगे आपके मॉड्यूल बुक में दिया हुआ है, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। मैंने चैप्टर्स के नाम भी पहले नहीं बताए क्योंकि तुमको समझ नहीं आता, लेकिन अब जब थोड़ा बहुत अपन बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं तो तुमको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि किस चैप्टर में क्या चीजें पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का एक चैप्टर है, ऑडिट रिपोर्ट का एक चैप्टर है, ऑडिट एविडेंस का एक चैप्टर है, रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल का एक चैप्टर है। देन अपन क्या करते थे, प्लानिंग बनाते थे, उससे पहले प्लान बनाते थे, तो प्लानिंग का एक चैप्टर है। ठीक है ना, वी हैव वन चैप्टर फॉर प्लानिंग एज वेल। उसके अलावा तुम देखोगे डॉक्यूमेंटेशन का एक चैप्टर है कि एज ए ऑडिटर अपन जो भी चीज करते हैं अपने को डॉक्यूमेंट करना होता है, अपने को नोटबुक में रिकॉर्ड करना होता है, तो डॉक्यूमेंटेशन का भी एक चैप्टर है, प्लानिंग का चैप्टर है। उसके अलावा कुछ जो बेसिक चैप्टर्स हैं जिससे अपन स्टार्ट करने वाले हैं, जो ऑडिट के बेसिक चीजों के बारे में बताता है, ऑडिट के नेचर के बारे में बताता है, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव के बारे में बताता है, ऑडिट के स्कोप के बारे में बताता है। तो वी हैव नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप। यही वाला चैप्टर सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे, नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप। और उसके बाद एज आई टोल्ड यू, सीए के लिए इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, एथिक्स बहुत जरूरी है, तो एक चैप्टर है एथिक्स, एथिक्स इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। और उसके अलावा ये सारा बोल सकते हो जनरली सारा स्टैंडर्ड रिलेटेड चैप्टर है ये सारे स्टैंडर्ड से रिलेटेड चैप्टर हैं जिसमें मोस्टली स्टैंडर्ड्स वाला पार्ट आता है और कुछ कुछ नॉन स्टैंडर्ड्स वाला पार्ट आता है। मतलब तुम बोल सकते हो ऑल दिस चैप्टर्स आर एसएस डोमिनेटेड। कहने को स्टैंडर्ड्स भरी हमने अलग चैप्टर से बनाया है, बट इवन चैप्टर्स 2 to चैप्टर 8 ऑल दिस चैप्टर्स आर ऐसे डोमिनेटेड। इनमें ऐसे वाली बातें ज्यादा हो रही हैं, 70 to 80% ऐसे वाली बातें हो रही हैं, 20% ही नॉन ऐसे वाली बातें हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अपना नॉन स्टैंडर्ड्स वाले चैप्टर, बट नॉन स्टैंडर्ड्स वाले चैप्टर में भी आपको स्टैंडर्ड्स का इफेक्ट देखने को मिलेगा, नॉन स्टैंडर्ड्स वाले चैप्टर में भी स्टैंडर्ड्स का इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पार्टिकुलरली जैसे बैंक ऑडिट, कि यार बैंकों को ऑडिट कैसे करते हो, बैंकों के अलावा जो और डिफरेंट एंटिटीज होंगी उनको ऑडिट कैसे करते हो। उसके अलावा एक चैप्टर आपको देखने को मिलेगा ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड दिस कंप्लीट चैप्टर इज जस्ट इन्वॉल्विंग चेकिंग ऑफ असर्शंस। हर आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने आप में क्या था, असर्शन। तो पूरे चैप्टर में तुमको क्या करना है, असर्शंस चेक करना है। समझ रहे हो? तो ओवरऑल दिस इज द सिलेबस, ओवरऑल दिस इज द सिलेबस। करंटली आपको मार्क्स में नहीं जाना है, किसका कितना मार्क्स है क्या है, करंटली अपने को सब कुछ पढ़ना है। अपने को करंटली मार्किंग वाली चीज में नहीं जानी है कि किसमें कितना मार्क्स है क्या है, अपने को करंटली सब कुछ पढ़ना है अभी स्टार्टिंग स्टेज में। ठीक है, एग्जाम से पहले, क्लासेस के बाद मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि किस चैप्टर का क्या मार्क्स वेटेज है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सीए में एडवाइजेबल नहीं होता, बट स्टिल एक गाइडेंस चाहिए होता है, एक प्लानिंग चाहिए होती है, तो उसके लिए भी शेयरिंग विथ यू एवरीथिंग। बट इनिशियल स्टेज में जो काम है अपना पढ़ना। क्लासेस के अंदर पढ़ाते वक्त मैं आपको मार्क कराता हुआ चलूंगा, मार्क इन द सेंस करना तो सब कुछ है, देखो छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, हम सीए के बच्चे हैं, छोड़ तो कुछ भी नहीं सकते। इंस्टीट्यूट एमसीक्यू तो कहीं से भी पूछ लेता है, बट कहीं कहीं मैं आपको मार्क कराऊंगा जस्ट रीड। जस्ट रीड मतलब वो वाले जो एरियाज हैं वो सबसे कम इंपॉर्टेंट हैं कि ये मतलब यार रीड करके छोड़ सकते हो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और कुछ एरियाज में आपको मैं मार्क कराऊंगा इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब उन एरियाज में अपने को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, जो पेपर पैटर्न रहता है, जो मार्किंग पैटर्न रहता है, दैट यू नो वेरी वेल कि अपना जो मार्किंग पैटर्न होता है एग्जाम का, दैट इज 30% एमसीक्यूज एंड 70% डिस्क्रिप्टिव। ओल्ड सिलेबस में ऑडिट में इंस्टीट्यूट ऑडिट में करेक्ट इनकरेक्ट भी पूछता था, और 16 मार्क के करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस आते थे। बट न्यू सिलेबस में अभी तक जो पेपर का ट्रेंड देखने को मिला है उसमें यह देखने को मिला है कि इंस्टीट्यूट करेक्ट इनकरेक्ट के बारे में नहीं पूछ रहा है। चाहे हम मॉक टेस्ट पेपर की बात करें, चाहे हम रिवीजन टेस्ट पेपर की बात करें, या जो एग्जाम के पेपर आए हैं उसकी बात करें, तो इंस्टीट्यूट करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पूछ रहा है। मगर इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में करेक्ट इनकरेक्ट के भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं कुछ चैप्टर्स में। तो यू नेवर नो इंस्टीट्यूट का
चेंज कर दे अपना वो पैटर्न और पूछ भी दे तो कोई गारंटी वाली चीज नहीं है। तो देखो 30% एमसीक्यूज में तुमको मार्क्स स्कोर करना है तो तुमको चाहिए कॉन्सेप्ट, कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हैं तो तुम 30 में से आराम से 22-23 नंबर 24 नंबर स्कोर कर सकते हो। मैं तुमको ये नहीं बोल रहा 30 में से 28, 30 में 30 बिकॉज यार सीए एग्जाम है, कोई हलवा नहीं बट रहा। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि अब इस बार का जो पेपर आया था, तब उस वक्त मेरा अजमेर में क्लासेस चल रहा था, तो पार्टिकुलरली जब आपने पेपर डिस्कस किया एंड आई मेड द स्टूडेंट्स राइट कि आप लोग लिखो एक बार, तो क्लास में 4-5 बच्चे ऐसे थे जिनके 30 में से 28 आए, काफी बच्चे ऐसे थे जिनके 26 आए। तो आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। एक बच्चे का 30 में 30 भी आया, 4-5 बच्चे के 28 भी आए, कुछ बच्चों के 26 भी आए, और 24 प्लस तो मतलब आधी क्लास को आया। बट एक कंजर्वेटिव स्केल में 23-24 आप ला सकते हो। और फिर डिस्क्रिप्टिव वाले में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा। अब यहां आपको चाहिए कॉन्सेप्ट्स, यहां आपको चाहिए लैंग्वेज, यहां आपको चाहिए प्रेजेंटेशन, यहां आपको चाहिए राइटिंग स्किल्स। इन सब चीजों का ब्लेंड होगा तभी जाके आपके मार्क्स बनेंगे। ठीक है ना? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मेरी तरफ से जो बुक्स प्रोवाइड की जाएगी, तो टोटल मिलाकर आपको करंटली 3 बुक्स मिलने वाले हैं। एक मिलने वाला है कॉन्सेप्ट बुक। तो जो कॉन्सेप्ट बुक है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 450 पेजेस। 450 पेजेस का बुक है, कॉम्प्रीहेंसिवली एज पर आईसीएस स्टडी मटेरियल। 95% 95% मैं आपको बोल सकता हूं कि बिल्कुल आईसीएस स्टडी मैट के हिसाब से है, और आईसीएस स्टडी मैट की सारी चीजें कवर्ड है 95%। यस, हियर एंड देयर ऑब्वियसली कि आईसीएस स्टडी मैट को कॉपी पेस्ट तो नहीं किया बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड, लेकिन 95% बिल्कुल आईसीएस स्टडी मैट के हिसाब से है। लैंग्वेज वगैरह हर चीज, तो आपको कहीं भी अलग से रेफर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी क्लासेस का इनिशियल स्टेज है बोल के ये 450 पेजेस की बुक है। इसको मैंने मॉडरेट रखा है कि भाई 450 पेजेस बहुत ज्यादा भी नहीं होते और 450 पेजेस बहुत कम भी नहीं होते। बट अगेन फ्यूचर रिविजन्स के लिए एग्जाम से पहले मेरी तरफ से आपको समरी बुक का भी पीडीएफ मिल जाता है। तो समरी बुक का भी प्रिपरेशन ऑनगोइंग है, तो आपको शानदार सा 250-300 पेजेस का समरी भी मिल जाएगा कि आप 250 पेज में, बिकॉज अगेन देखो समरी का मतलब मैं ये नहीं मानता यार 100 पेज का समरी पकड़ा दो। समरी, क्योंकि काफी बच्चे क्या करते हैं पता है, काफी बच्चे उस समरी को बेस मान लेते हैं और वो बहुत गलत हो जाता है फिर। तो समरी का मतलब भी एटलीस्ट इतना है कि ठीक है यार 200-250 पेज का तो समरी होना चाहिए, ताकि वो समरी आप पढ़ लो तब भी मैं आपको रिजनेबल एश्योरेंस दे सकूं कि भाई समरी पढ़ के भी बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे। ठीक है, तो पार्टिकुलरली आपको वो भी मिल जाएगा। उसके अलावा देखना आपको क्वेश्चन बैंक मैंने 2 दिया है। 2 क्यों दिया है? मैंने सेग्रीगेट करके दिया है। सबसे पहले आपको मिलेगा वॉल्यूम 1 ऑफ क्वेश्चन बैंक। वॉल्यूम 1 ऑफ क्वेश्चन बैंक जो होगा ना, वो एक पतली सी छोटी सी बुकलेट होगी और उसमें इंस्टीट्यूट के न्यू सिलेबस के सारे क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा कुछ नहीं है, उसमें इंस्टीट्यूट के न्यू सिलेबस के सारे क्वेश्चंस हैं, ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द न्यू स्टडी मटेरियल। और जो वॉल्यूम 2 है, तो वॉल्यूम 1 अपन जितना हो सके साथ में क्लास में कर लेंगे। और जो वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 2 क्या है? कलेक्शन ऑफ पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस फ्रॉम द ओल्ड सिलेबस। कि ठीक है तुम लोग उसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वॉल्यूम 2 इज फॉर फर्दर रेफरेंस, कि थोड़ा सा और रेफर करना है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना है। तो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस जो थे, पुराने सिलेबस वाले जो क्वेश्चंस थे, उसको मैंने अलग से वॉल्यूम 2 में दे दिया, ताकि आपके लिए भी सैग्रीगेटेड रहे कि पहले अपने को वॉल्यूम 1 वाले क्वेश्चंस करने हैं और फिर टाइम मिला तो अपने को वॉल्यूम 2 वाले क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, सो आई बिलीव इट इज वेरी मच क्लियर। क्लासेस के अंदर अगेन जो अपना कॉन्सेप्ट होगा कि वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट्स, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द लर्निंग पार्ट ऑल्सो। बट अगेन सिलेबस देखो बहुत लेंथी है, स्पेशली स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग का जो पार्ट है दैट इज वेरी वेरी लेंथी। ठीक है ना, स्टैंडर्ड्स वाला पार्ट। तो आप सोचोगे आपको एक बार में सब कुछ याद हो जाए, नहीं होगा। आप सोच के देखो कि अगर आप सोचोगे, और जैसे काफी बच्चे पूछते हैं सर मजा तो आया क्लास में, सर समझ तो सब कुछ आया सर, लेकिन ये सर स्टैंडर्ड का ना एक एक पॉइंट याद नहीं हो रहा है। अरे भैया, तुमको अगर एक बार जिंदगी में पहली बार ऑडिट कर रहे हो, अगर उसी समय तुमको सब कुछ याद हो जाएगा, तो तुम में और उस बच्चे में क्या फर्क रह जाएगा जिसने 5-6 बार रिविजन कर लिया है? समझ रहे हो ना?
तो इनिशियली तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला चीज है अपने को क्लास में हर एक चीज समझ में आ रही है कि नहीं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि भाई अपने को कम से कम कुछ चीजें 30 से 40% की चीजें याद हो रही है कि नहीं साथ साथ, वो भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ समझना नहीं है, क्लास में याद भी करना है। एटलीस्ट 30 से 40% सिलेबस तो याद हो जाए साथ साथ, ठीक है ना। 100% तो एक बार में होगा नहीं, तो 30 से 40% की चीजें साथ साथ याद हो जाए और क्लास में क्या हो जाए, पूरी अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए, और फिर मेरे को आंसर लिखना आ जाए। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों को आंसर लिखना नहीं आता है। तो मेरा क्लास के अंदर एक जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है वो आपको आंसर लिखना सिखाना भी होता है, कि आपको आंसर लिखना आना चाहिए। फिर सब्सिक्वेंट रिविजन्स के लिए देखो, रिविजनरी ऑडियो क्लिप्स तुमको ऑलरेडी दे चुका हूं मैं। उसके अलावा एग्जाम से पहले तुमको मैराथन भी मिलता है, उसके अलावा समरी नोट भी मिलेगा, तो हर चीज मिलेगा। वो तुमको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। तुमको बस अभी डेडिकेशन के साथ क्या करना है, शिद्दत के साथ क्लासेस को फॉलो करते जाना है, एक एक चीज फॉलो करते जानी है, पूरा फेथ एक्सरसाइज करना है। एंड बिलीव मी कि मैं तो अपना देखो 200% दूंगा, मैं तो अपना 200% दूंगा। हर बच्चा जो मुझसे कनेक्टेड रहता है, आज वो चाहे सीए बन चुका हो, चाहे उसको कई साल हो चुके हो, वो आज तक कनेक्टेड है। तो पार्टिकुलरली मैं तो अपना 200% दूंगा, अभी से लेकर जब तक तुम सीए नहीं बन जाते। लेकिन मुझे आपका भी 200% चाहिए, और मेरा 200% और आपका 200%, अगर ये मिल गया ना, बिलीव मी, हमें ऑडिट में एग्जाम्पशन लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो माई 200% प्लस योर 200%, ये दोनों चीज मिल गई, मतलब वहां एग्जाम्पशन आएगा ही आएगा ऑडिट में। हम सिर्फ पास नहीं होंगे, हम एग्जाम्पशन ला के पास होंगे। बच्चे बोलते हैं कि ऑडिट में मार्क्स नहीं आते, बट ऑडिट में हम सिर्फ पास नहीं होंगे, हम एग्जाम्पशन की छड़ी लगा देंगे। सो दैट इज समथिंग वी कैन डू। बट मुझे क्या चाहिएगा, आपका 200% कॉपरेशन चाहिएगा, 200% सपोर्ट चाहिएगा। कोई भी क्लास मिस नहीं करना है, शिद्दत के साथ क्लासेस अटेंड करनी है, बढ़िया से घर में रिवाइज करना है, एक्टिव रहना है। एक चीज, एक गलती मत करना, एक गलती मत करना, एक एक शब्द वर्ड बाय वर्ड याद करने के पीछे मत भागना। एक एक शब्द वर्ड बाय वर्ड अगर आप याद करने के पीछे भागोगे, पहली चीज सिलेबस में लैग कर जाओगे, दूसरी चीज आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तीसरी चीज आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगेगा। एग्जाम में इट इज नॉट पॉसिबल कि एक एक चीज वर्ड बाय वर्ड, शब्द बाय शब्द आप याद कर लो। पहला आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, दूसरा आपको पता होना चाहिए कीवर्ड्स, कि हमारे कीवर्ड्स क्या क्या हैं। हमें कीवर्ड्स उठाने हैं, कीवर्ड्स पिकअप करना है, फिर कॉन्सेप्ट को हमारे फ्लो में डेवलप करके उसमें कीवर्ड्स यूज करके अपने को आंसर लिखना है। तुम सोचोगे एक एक शब्द में याद कर लूं, पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चों के लिए पॉसिबल हो सकता है, देखो हर किसी का माइंड एक नहीं होता। कुछ बच्चों के लिए पॉसिबल हो सकता है, उनके साथ तुमको अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ टॉप 3 वाले भी बैठे होंगे, टॉप 50 रैंक्स वाले भी बैठे होंगे, तो भाई हर किसी का माइंड अलग होता है। तो अपने को उनके साथ कंपेयर नहीं करना है, हर किसी को अपने माइंड के हिसाब से काम करना है। तुमको लगता है मैं वर्ड बाय वर्ड याद कर सकता हूँ, फिर भी मेरे को याद रह रहा है बिकॉज मुझे क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आया है, भाई तुम वर्ड बाय वर्ड याद करो। किसी बच्चे को लगता है कि भाई मैं वर्ड बाय वर्ड याद करने के लिए जाऊंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, तो तुम बिल्कुल उस रेस में मत भागो। तुम उतना याद करो जितना तुम याद कर सकते हो, बिकॉज तुमको याद भी करना है, तुमको रिवाइज भी करना है, और उतना ही करना है जितना तुम 1.5 डेज पहले रिवाइज भी कर सको एग्जाम से। बिकॉज अगर तुम वो नहीं कर पाओगे तो सब बेकार है। तुम वो नहीं कर पाओगे तो किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। समझ रहे हो ना? तो एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब अपने को वर्ड बाय वर्ड नहीं भागना है भाई, एक एक सेंटेंस अपने को याद हो जाए नहीं भागना है। कहीं 15 पॉइंट दिया है, कहीं 16 पॉइंट दिया है, जरूरी नहीं है तुमको 15-16 पॉइंट याद रखने हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट में मैक्स टू मैक्स अगर 8 पॉइंट याद होता है तो मोर देन सफिशिएंट होता है। किसी भी जगह पे कहीं बुक में ही 4-5 पॉइंट दिए है तो ठीक है, 4-5 पॉइंट याद करेंगे। याद रखना एग्जाम का जो वेटेज होता है वो क्या होता है, 4 मार्क्स, कि एक क्वेश्चन का जो मैक्सिमम मार्किंग जाता है एवरेज में वो 4 मार्क्स जाता है। तो अब तुमको क्या करना है, जहां मॉड्यूल में 4 पॉइंट ही दिए, 5 पॉइंट ही दिए, वहां एटलीस्ट 4 पॉइंट याद रखना ही रखना है। लेकिन जहां 10-12 पॉइंट दिए, वहां तुमको एटलीस्ट 8 पॉइंट याद रखना है। वहां 4 पॉइंट याद नहीं रखना, वहां एटलीस्ट 8 पॉइंट याद रखना है।
तो अगर बुक में 12-13 पॉइंट दिया है तो एटलीस्ट 8 पॉइंट याद रखो। अगर बुक में 4-5-6 पॉइंट दिया है तो एटलीस्ट 4 पॉइंट मिनिमम याद रखो। तो उतना मिनिमम है जितना अपने को याद करके रखना है। एक बार अपने को रीड सब कर लेना है, एक बार अपने को अंडरस्टैंडिंग सब ले लेनी है। एमसीक्यू कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। और हाँ, एक चीज और सुनो एवरीवन, एक चीज और। सबसे पहले चीज, अपने को एक चीज इंश्योर करना है कि अपन क्लासेस के साथ साथ चलते जाएं, और क्लासेस के साथ साथ अपना रिवीजन चलता जाए। क्लासेस के साथ साथ चलना है, क्लासेस के साथ साथ रिवीजन करना है कि आज का टॉपिक आज रिवाइज करना है। अगर किसी बच्चे का, सुनो, अगर किसी बच्चे का किसी रीजन की वजह से, किसी कारण की वजह से ऐसा हो गया कि भाई 1 या 2 दिन का कोई टॉपिक रिवाइज नहीं हो पाया, तो कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं पता है? व्हाट दे डू इज कि मान लो सपोज 2-3 दिन बीच में नहीं हो पाया था, 2-3 दिन बीच में नहीं हो पाया था, तो इन दैट सिचुएशन आप क्या गलती करते हो कि सपोज हम छठे दिन पहुंच गए, हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आप वो नया चैप्टर का रिवीजन नहीं कर रहे होगे, आप बैक डेट में आकर जो आपका छूटा हुआ आप उसको रिवाइज कर रहे होगे। आप इस तरीके से काम कर रहे होगे, कभी वो चीज नहीं करनी है। देखो, क्लास में जो जिस दिन हुआ है ना, वो एकदम फ्रेश होता है माइंड में, तो अगर उसको साथ साथ किया जाए तो ज्यादा रिटेंशन का चांसेस रहता है। तो अगर कोई टॉपिक छूट गया, अगर कोई टॉपिक छूट गया तो लेट इट बी, उसको बाद में देख लेना। एक बार उसका वॉइस क्लिप सुन के काम चला लो, लेकिन अब जो टॉपिक साथ में क्लासेस में चल रहा है उसको अपने को साथ साथ करना ही है। तो दिस इज समथिंग वी हैव टू इंश्योर, ठीक है, दिस इज समथिंग वी हैव टू इंश्योर। एक लास्ट चीज और आई विल बी शेयरिंग, उसके बाद अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक टिप हर बच्चे को दे रहा हूं, आप क्या करोगे, एक छोटा सा बुकलेट, एक छोटा सा बुकलेट, एक छोटा सा पतला सा नोटबुक अलग से बना के रखोगे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के लिए। अब आपको क्या करनी है देखना, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का प्रॉब्लम क्या होता है यार कि एक ही चैप्टर, एक हर स्टैंडर्ड के अंदर बहुत सारा कंटेंट है, एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो बच्चा लास्ट में कंफ्यूज हो जाता है कि यार कौन सी चीज कौन से स्टैंडर्ड में था। तो आपको क्या करना है, हर एक स्टैंडर्ड का, हर एक स्टैंडर्ड का नोटबुक बनाओगे, उसमें क्या करोगे, ऐसे का नाम लिखोगे, ऐसे का नंबर लिखोगे, और साथ ही साथ क्या करने वाले हो, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट था सिर्फ उनका हेडिंग्स लिखोगे, ठीक है। मान लो ऐसे 200 है सपोज, उसमें 8 टॉपिक्स है, तो कौन से 8 टॉपिक्स उस ऐसे के अंदर है उसके नाम लिख दो। ब्रैकेट में अगर आप उस टॉपिक का कुछ कीवर्ड्स लिख सकते हो तो कीवर्ड्स लिख दो, या अपन ने कोई निमोनिक यूज किया था, कोई फॉर्मूला यूज किया था तो वो लिख दो, दैट्स इट। मतलब एक स्टैंडर्ड एक पेज में, एक स्टैंडर्ड एक पेज में, एक स्टैंडर्ड एक पेज में, जिसमें सिर्फ आप हेडिंग्स दे रहे हो, कुछ ब्रैकेट में कुछ कीवर्ड्स अगर था उस कॉन्सेप्ट का वो दे रहे हो, और अगर कोई निमोनिक वगैरह यूज किया था तो बस उसके बारे में लिख रहे हो, दैट्स इट। तो ये काम हर बच्चे को करना है, क्योंकि ये चीज फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाली है रिविजन्स करते हुए, और ये चीज आपके 1.5 डेज में भी बहुत काम आने वाला है, ठीक है। सो अगेन दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। देखो, क्लास के अंदर भी अपने एक लिमिटेशन होता है, 100% नोट्स हर जगह पे बनवाना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है, इंपॉर्टेंट एरियाज के अपन बना के चलते हैं। तो अगर किस कोई कर सकता है, किसी के पास टाइम है, यू फील कि आप मैनेज कर सकते हो, थोड़ा बहुत टाइम है आपके पास, तो आप साथ साथ हर चैप्टर के, हर टॉपिक के जिसके नोट्स आपने नहीं भी बनाए हैं, अगर आप खुद के नोट्स बना सकते हो, आप खुद के नोट्स बना सकते हो शॉर्ट में, वट एवर वी हैव डिस्कस्ड, देन बिलीव मी दैट्स अगेन इज समथिंग वेरी वेरी यूजफुल, जो आपके बहुत ज्यादा काम आता है, कि फ्यूचर रिविजन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इट इज गोइंग टू मेक थिंग्स वेरी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। सो चीजें क्लियर हैं, ठीक है। तो अभी हम सबको कसम खानी है कि हम एक भी दिन ऑडिट का क्लास मिस नहीं करेंगे, और क्लास में दिए गए हर एक गाइडेंस को शिद्दत के साथ फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो कसम खाते हैं हम, तो आज हम कसम खाते हैं, आज हम कसम खाते हैं कि हम ऑडिट का एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे, और क्लास में बताई गई चीजें शिद्दत के साथ फॉलो करेंगे, और हम ऑडिट में एग्जम्पशन ला कर रहेंगे, और हम ऑडिट में एग्जम्पशन ला कर रहेंगे, ठीक है। लेकिन मजा नहीं आया यार, कसम में जोश ही नहीं था, है ना। तो एक बार और, आज हम
कसम खाते हैं हम ऑडिट का एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे, क्लास में दिए गए हर एक गाइडेंस को शिद्दत के साथ फॉलो करेंगे और ऑडिट में एग्जम्पशन ला कर रहेंगे। ठीक है।